नमस्कार, जी मरुधरा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के रथ पर सवार बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चंद महीनों के भीतर हालात ऐसे भी हो जाएंगे कि जीत का खुमार उतर जाएगा। अब तक विपक्ष को धूल चटा रही बीजेपी को खुद आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की नौबत आ गई। जिन 4 सीटों से चुने गए विधायकों को जनता ने सिर आंखों पर बिठाकर दिल्ली में संसद तक पहुंचाया, उन्हीं विधानसभा सीटों से बीजेपी को बेदखल करने में जनता ने जरा भी देर नहीं की। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को क्यों जनता ने उपचुनाव में नकार दिया। सवाल यह भी कि क्या पिछले चुनाव में मिली जीत सिर्फ कांग्रेस विरोध के नाम पर ही मिली थी, और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या आने वाला वक्त बीजेपी के लिए और भी चुनौती भरा हो सकता है। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं आज की बड़ी खबर में, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव में 4 में से 3 सीटों पर हार को बीजेपी ने गंभीरता से ले लिया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी बूथ स्तर तक पता करेंगे कि कहां से कम वोट मिले हैं और हार की असली वजह क्या है। और इसके साथ ही 4 सीटों पर चुनाव के फीडबैक के लिए 60 विधायकों समेत बीजेपी के 250 नेताओं को लगाया गया है, जो 20 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके अलावा हर महीने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बैठक भी होंगी। इस बीच उपचुनाव में बीजेपी की हार को लेकर मंत्री हेमंत सिंह भड़ाना ने बेबाक टिप्पणी की है। चुनाव के दौरान वैर में प्रचार के जिम्मेदार संभालने वाले भड़ाना का साफ तौर पर कहना था कि यहां पार्टी प्रत्याशी काफी उम्र के थे और लोगों को भरोसा नहीं था कि वे जाने कब चले जाएं। इसके अलावा नसीराबाद की हार को उन्होंने काफी नजदीकी बताया। वो काफी उम्र का था, अस्वस्थ था, उसके कारण लोगों में दिमाग में थी कि न जाने कब चला जाए, ये कारण रहा है। हमारी नसीराबाद सीट तो मार्जिन से 22 लाख हारे, और उपचुनाव तो स्थानीय मुद्दों पे भी, क्षेत्रवाद पे भी, व्यक्ति की खुद की पहचान पर भी लड़े जाते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब सत्ताधारी पार्टी को उपचुनाव में हार मिली है। सत्ता में होने के बावजूद मिले इस अप्रत्याशित हार को बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड नहीं मानती है। आज भी राजस्थान प्रदेश की जनता को इस बात का भरोसा है कि आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश विकास की दृष्टि से बहुत आगे जाएगा, और अपने नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। आज भी जनता में विश्वास ये कायम है और वो विश्वास मजबूत भी होगा। निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश का हम पूरा विकास करेंगे। इन 4 उपचुनावों को इसका पैरामीटर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उपचुनाव जब भी होते हैं तो स्थानीय मुद्दे और स्थानीय समीकरण के ऊपर होते हैं। बीजेपी के लिए ये नतीजे सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। ये चारों सीटें बीजेपी के विधायकों के सांसद बनने की वजह से खाली हुई थी। इनमें से वैर सीट भरतपुरा संभाग की है, जहां सरकार ने सबसे पहले दौरा किया था। ऐसे में हार पर मंथन बनता तो है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सोचने वाली बात है। आज की बड़ी खबर में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बीजेपी के लिए एक सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 9-10 महीने के अंदर, नवंबर दिसंबर से लेकर और यहां मई जून तक, जब तक लोकसभा चुनाव हुए, परिणाम आए, तब तक ऐसा लग रहा था कि सरकार कितनी उत्साहित है, कंफर्टेबल जोन में है। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सरकार के लिए ही आत्मचिंतन की नौबत आ गई। क्यों ऐसा हुआ, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। ज्योति किरण जी हैं, बीजेपी नेता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा अजमेर से राजनीतिक विश्लेषक SN सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। सबसे पहले ज्योति जी आपसे, चूंकि आपकी पार्टी से जुड़ा मुद्दा है, सवाल हमारा यही है जो शायद अब तक रिपोर्ट जो आपने देखी उससे आपको अंदाजा हो गया होगा। विश्लेषण करना, मंथन करना, ये सारी चीजें तो निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन सवाल यह है कि आत्मचिंतन की नौबत क्यों आ गई। क्या हो गया ऐसा कुछ महीनों में कि बीजेपी सरकार जो इतना जश्न मना रही थी बैकफुट पर दिखी। मुझे ये पूरी प्रक्रिया में 2 बातें स्पष्टता से कहनी है। पहली बात तो इसको जो हार का मंथन कहकर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो वस्तु स्थिति से बिल्कुल भिन्न है। मीडिया के अपने एनालिसिस होते हैं, उस पर हमारा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद से सत्ता और संगठन की समन्वय बैठकें लगातार
रूटीन तरीके से लेती आई। इन्हीं रूटीन बैठक में से ये एक और अन्य मीटिंग है जिसको कि हम निश्चित तौर पर निगम चुनावों की पूर्व संभावना और बाकी जो चुनाव हुए हैं उनमें जो आंतरिक समीक्षा चलती है उस आधार पर लेंगे। लेकिन उसमें से ये कयास निकालना कि सरकार कंफर्टेबल नहीं है, सरकार बैकफुट पर आ गई, सरकार के लिए आत्मचिंतन का समय आ गया। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये पार्टी की बैठक है, सरकार की बैठक नहीं है। इसलिए इस विषय वस्तु से सरकार को केंद्रक मानकर उस पर आक्षेप करना ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाने वाली धारणा है और मैं आपकी इस धारणा से जरा सहमत नहीं। यहां पर एक बात जरूर कि सच्चाई से भी आप मुंह नहीं मोड़ सकते। सच्चाई यही है कि अगर कल स्थानीय निकाय के चुनाव की आप तैयारी इससे पहले कर रही थी तब आप बहुत कंफर्टेबल थी क्योंकि आपके पास कोई वजह नहीं थी जिससे आपके माथे पर चिंता की लकीरें दिखें। लेकिन अब वो हैं। अगर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों बूथ वाइज रिपोर्ट मंगाते हैं इसका मतलब है कि हार को लेकर कहीं तो एक सवाल खड़ा हुआ है पार्टी के अंदर। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपको ये बात बता दूं कि बूथ वाइज रिपोर्ट लेने की जो हमारी रीति नीति है, ये रीति नीति हमारे पिछले विधानसभा चुनाव से ही है। जब हम चुनाव जीते, अगर मैं आपको डेट्स का तो चार्ट नहीं दे रही, लेकिन अगर आप अपने रिकॉर्ड्स खंगालेंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छी कवरेज पहले भी की है इस प्रकार की मंथन बैठकों की, तो ये मंथन बैठक हमारी जीत के बाद भी हुई थी और यही मंथन बैठक हमारी लोकसभा में, जिसको आप एग्जाम्पलरी जीत कह रहे हैं, ये माथे पर चिंता की लकीरें नहीं लेकिन पार्टी एक कंटिन्यूअस रचना का आधार है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से अलग बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर की पार्टी है जिसमें सत्ता और संगठन इनमें लगातार चर्चाएं चलती रहती है और इस चर्चा में इस बार ये बैठक उसका टाइमिंग इस तरीके का जरूर है जो नगर निगम का प्रीकर्सर है और ये जो उपचुनाव हुए। फिर आपने एक बात कही, पहली बार हुआ है कि उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी पर इस प्रकार के आक्षेप हो। प्रश्न ये नहीं है, इससे पहले भी राजस्थान में ऐसा हुआ है और उपचुनाव क्षेत्रीय विषयों पर, क्षेत्रीय मुद्दों पर, क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के आधार पर लड़े जाते हैं। वो सरकार के रिपोर्ट कार्ड पे क्वेश्चन मार्क लगाए, क्वेश्चन मार्क लगाए। विधानसभा चुनाव अगर हो रहे हैं तो उपचुनाव हो, विधानसभा सीट के लिए हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर मुद्दे स्थानीय होंगे। प्रदेश में भी आपकी सरकार है, ऐसा नहीं है कि हम केंद्र की सरकार से उम्मीद करते हैं। लेकिन चुनाव सरकार नहीं लड़ती, चुनाव सरकार नहीं, चुनाव संगठन लड़ता है और संगठन जब जाता है तो निश्चित तौर पर एक जनता के जनमत को जाहिर तौर पर पार्टी के प्रदर्शन से ही चुनाव पर असर पड़ेगा, निश्चित बात है। लेकिन पार्टी की ये जो एक प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस है। आप डेट चार्ट देख लें, लोकसभा जीते तब भी मंथन किया, विधानसभा जीते 163 सीटें लाए, उसके बाद भी बूथ वाइज सवाल वही है ज्योति जी, सवाल वही रह गया कि इस बार जो मंथन है वो हार का मंथन है। महेश जी ऐसा नहीं, एक ही मैं बस बात ये कहूंगी कि मंथन की प्रक्रिया आपको निरंतरता से दिखेगी। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बात पहले भी लेते हैं। महेश जी, आपको क्या लगता है कि कल तक जश्न जो था वो जीत का था, क्या आज हालात वाकई जुदा नहीं है, पहले से अलग नहीं है कि आज बीजेपी की सरकार जो है, मुख्यमंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, वो अगर बूथ वाइज रिपोर्ट मंगा रहे हैं तो वो उस हार की रिपोर्ट मंगा रहे हैं कि आखिर वहां क्या चूक हो गई? देखिए, ये तो होना भी चाहिए, जो भी चुनाव वगैरह जो है मंथन कार्य होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। आखिर ऐसे क्या हालात थे कि जब हम विधानसभा चुनाव जीते, विधानसभा भी चुनाव जो जीते हैं तो वो रिकॉर्ड प्रचंड बहुमत से जीते, इसके बाद में लोकसभा की 25 की 25 सीटें जीत गए और उसके बाद में उपचुनाव में एकदम 9 महीने के बाद में हमारी पटरी एकदम हमारी जो है 4 सीटों पे हमारी हार हुई है। तो इसमें चिंतन मंथन होना चाहिए, इसको छिपाने की कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से ये है, इसकी जिम्मेदारी तय होगी कि कौन उस समय के वहां के प्रभारी मंत्री रहे हैं, कौन मतलब एमपी रहे हैं, कौन वहां विधायक। अब आप ये देखिए कि 2 चीजें अगर मैं इनकी गंभीरता से नहीं कहा कि जो मोटे मोटे जो कारण जो नजर आ रहे हैं, सबसे पहला जो मुझे एक जो लग रहा है वो ये कि इस इनकम्बेंसी फैक्टर है, सबसे पहला तो ये है। और दूसरा शब्द है कि सहानुभूति हुई है। ये तो और क्योंकि सवाल जैसे है कि 9 महीने और 10 महीने के अंदर एंटी इनकम्बेंसी जैसी सिचुएशन बन जाती है ना, उसका कारण है कि देखिए दो जनता आंक ले रही है, अब क्या महंगाई पूरी कम हुई क्या, और दूसरी जो वादे हैं जो पूरे हुए। इसी दौरान मतलब जब ये उपचुनाव हुआ तो चीनी घुसपैठ की खबरें भी खूब आ रही है, पाकिस्तान से मतलब बॉर्डर इश्यूज आ रहे हैं, और इसके बाद में आपके महंगाई भी कम नहीं है। और एक कमोबेश मतलब ये है कि कोड में खास ये रही कि इस समय मानसून के डिले होने की वजह से भी इस तरह की जो स्थितियां बनी है, तो निश्चित रूप से जनता आज के समय में जनता एकदम तत्काल परिणाम चाह रही है। वो उसकी अपेक्षाओं को उसने देखा कि अभी तक
कुछ तो महंगाई खत्म हुई, तो फिर ऐसा मतलब उसके दिमाग में ये एक आई भी है जी। दूसरी एक चीज है कि चुनाव में जैसे कांग्रेस की जो हार हुई है उसको देखे, मुख्य अगर चुनाव में देखें तो उस समय 21 सीटें मिली, बड़ी मुश्किल से ये हो गई थी एक बार तो स्थिति कि ये विपक्ष का दर्जा भी इसको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। ऐसी सूरत में उसको मतलब जनता में कहीं ना कहीं ये सवाल भी पैदा हुए कि कहीं ऐसा है कि ऐसी स्थिति न बन जाए, को ताकत देने का ताकत देने, क्योंकि कांग्रेस में भी बागी तेवर अपनाए हुए थे लोगों ने, जैसे सरदार शेर के बाबूलाल। सवाल वही है महेश जी कि इसका मतलब है कि जनता ने कहीं विपक्ष के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाई, तो ये सरकार के खिलाफ ही जाता है मामला कहीं ना कहीं। एसएन सिंह जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सिंह साहब, आपको भी जोड़ना चाहते हैं इस चर्चा में। यहां पर जिन सीटों पर मंथन और चिंतन करने की बात हो रही है उसमें से कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां बीजेपी ने, आप याद करिए, सरकार आई और सबसे पहला दौरा हुआ सरकार का भरतपुर संभाग में, वहां की सीट भी क्यों गंवा दी बीजेपी ने? इसका मतलब है कि कहीं तो जनता को लगा कि शायद इस संभाग के दौरे से भी बहुत कुछ हुआ नहीं, बहुत कुछ स्थिति बदली नहीं। आखिर क्या चूक हो गई कि सरकार को यहां चिंतन करने की नौबत आ गई? भारतीय जनता पार्टी का तो चुनाव बड़े ही सौभाग्य समय हुआ है। ज्यादातर उपचुनाव तब होते जब किसी एमएलए या एमपी की जो है आकस्मिक निधन हो जाता, उसके बाद उपचुनाव होते हैं। ये सारे एमएलए एलिवेट होकर के एमपी बन गए थे, कुछ मंत्री थे, और फिर चुनाव थे उनकी जो चलिए, मुझे लगता है सिंह साहब की आवाज थोड़ी पहुंचने में मुश्किल आ रही है, लेकिन एक बार फिर से हम ज्योति जी आप ही के पास आते हैं। इसमें मेरा भी एक प्रति प्रश्न, नहीं, एक सवाल पहले हम पूछ लेते हैं, क्योंकि जो सवाल हमने आज की बड़ी खबर में हम कुछ सवाल भी उठाते हैं, उस सवाल में ये भी है, गौर करने वाली बात है, आपने रिपोर्ट भी हमारी पूरी गौर से सुनी होगी, जिसमें हमने ये बात कही है कि जनता ने उन 4 सीटों से चुने गए विधायकों को सिर आंखों पर बिठाकर संसद तक पहुंचाया। तो जनता को ज्यादा गौरवान्वित होकर वहां सोचना चाहिए था कि अपने विधायकों को सांसद बनाते हैं तो वहां एक बार फिर वहां पर विधायक बनाना चाहिए था। लेकिन जो लोग संसद चले गए वहां जनता ने उन सीटों को खाली करा दिया बीजेपी से कि अब आप जाएं। देखिए, मुझे लगता है कि इसका इंटरप्रिटेशन हमने यूं नहीं लेना चाहिए। इतने प्रचंड बहुमत के साथ जो सरकार चल रही है, उस सरकार के साथ में जनता साथ चल रही है। विकास की समस्त योजनाओं को देखें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इवन जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो सरकार और संगठन इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया को कभी कभी वहां तक नहीं पहुंचा पाते। इसमें ये प्रश्न जरूर है, जिस प्रश्न पर प्रत्येक राजनीतिक विश्लेषक, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी चिंता भी करती, चिंतन भी करता है। लेकिन इसको आप ये क्यों समझते हैं कि बीजेपी को उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी इस नजरिए से देखा? इसकी ये इंटरप्रिटेशन तो आप तब कह सकते हैं जब एक मास लेवल पे, जैसे नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, अगर उनका परिणाम रहेगा तब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इन उपचुनावों को सरकार की कार्यविधि पर, सरकार की कार्यक्षमता, सियासी दल होते हैं कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो फिर आप ये भी कहते हैं कि जनादेश का हम सम्मान कर रहे हैं। सियासी दल के नजरिए से अगर देखें, मैं इस पर कहना नहीं चाहती थी, कांग्रेस ने पिछले 10 महीनों में क्या करके दिखाया आप मुझे बताएं, जिसके कारण जनता को, आप ये कह रहे हैं कि जनता ने उनका चयन किया। ये चयन नहीं है, बेसिकली ये एक क्षेत्रवाद और जो बिल्कुल राजनीतिक फिर आप नहीं, हमारी रिपोर्ट में ये जिक्र नहीं है कि कांग्रेस को चुना है। नहीं, अभी महेश जी ने ये बात कही कि जनता को सहानुभूति हो गई। देखिए, प्रश्न ये बिल्कुल नहीं है। अगर नसीराबाद की सीट को देखिए, जहां के कांग्रेस के अध्यक्ष वहां से आते हैं, अगर ये लहर चलती और लहर के तौर पर आती कि कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर चल रही, तो 386 वोटों का मार्जिन नहीं होता। तथ्यों को भी हमें देखना, वहां का रिकॉर्ड भी। और वैर, सुनिए ना, वैर की सीट कभी भी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड नहीं रही, सीधी सी बात है। इसी तरह झुंझुनू के जो क्षेत्रीय समीकरण थे, उन्होंने अपना काम किया। ये तो अब आगे बढ़कर हमें स्थिति देखनी होगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन यहां पे स्ट्रांग होल्ड जैसी बात इसलिए नहीं हम कर सकते क्योंकि यही प्रदेश है जो प्रदेश के हर इलाके से आपको सीटें मिली और 25 के 25 लोकसभा सीटें आपने उठाकर केंद्र को दी हैं। तो फिर ये कहना कि वो हमारा स्ट्रांग होल्ड था, यहां पर हम कमजोर थे, शायद थोड़ा एनालिटिकल पार्ट है, वो रखना मेरा विनम्रता से काम है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं। उस हाइपोथेसिस को जनता स्वीकार करेगी या आपकी हाइपोथेसिस को लेगी, ये निगम चुनाव में पता। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारी चर्चा जारी है। हम बात कर रहे हैं सरकार की या पार्टी के आत्मचिंतन और आत्ममंथन की। एक छोटा सा ब्रेक।
चेहरे को फ्रूट वॉश विद जॉय स्किन फ्रूट्स। इसके नेचुरल फ्रूटी एजेस डीप क्लीन करे कोमलता से और आपको दे हेल्दी सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन। सिर्फ फेस वॉश नहीं, ये है फ्रूट वॉश। मुझे भी खेलने दो ना प्लीज। चल चल, ये बच्चों की टीम नहीं है। अब देखना एवरेस्ट पाव भाजी मसाला का कमाल। सिर्फ इसी में है पूरे 15 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। खेलेगा क्या? खेलेगा क्या, ये तो कैप्टन है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर में हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के आत्मचिंतन की। चिंतन की नौबत इसलिए आई क्योंकि 4 सीटों पर जब उपचुनाव हुए तो 3 सीटें पार्टी ने गंवा दी। वो सीटें जहां से विधायकों को जनता ने सांसद बनाकर भेजा। हमारे साथ महेश जी भी जुड़े हुए हैं। महेश जी, अभी ज्योति जी से बात हो रही थी। ज्योति जी कह रही हैं कि दरअसल स्ट्रांग होल्ड या कमजोर जो इलाके हैं पार्टी के लिए, वो कई बार फैक्टर बन जाते हैं कि वहां पर हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं था। लेकिन इसी प्रदेश ने 25 की 25 लोकसभा सीटें दी। इसी प्रदेश ने 200 में से 163 विधानसभा सीटें दी और वहां वो सीट कुछ महीने पहले तक बीजेपी के खाते में थी। तब तो आप स्ट्रांग थे, आज कमजोर क्यों हो गए? देखिए, अब आप इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं और बताता हूं कि अति आत्मविश्वास। भाजपा ने सोचा कि हम तो जीत के तय मान के चल रहे थे कि हम उपचुनाव जीत के ही रहेंगे, क्योंकि हमारे को अभी तक 25 की 25 लोकसभा सीटें हमने जीती है और मुख्य विधानसभा चुनाव भी हमने जीता है। ऐसी सूरत में हमें कोई हरा नहीं सकता। तो लिहाजा संगठन में कहीं न कहीं या मतलब इस तरह से उसको एक पूरे युद्ध के रूप में पूरी तरह से एक भावना कि जीत को निश्चित करना है, वो भाव इसमें कम नजर आया इन उपचुनावों जी। अब दूसरा, अगर आप ये देखें कि जो मैंने पुराने मतलब अपनी बात में जो तथ्य जुटाए थे, अगर आप ये मान के चलिए, अगर झुंझुनू में बागी को आप संतुष्ट नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से आप ये जीतते। आप अपने कमियों को देखिए कि हम कहां, क्योंकि कहीं न कहीं हम आंतरिक रूप से संतोष को भी मतलब कहता हूं साथ में लिए हुए होते थे। एक और तो अति विश्वास और दूसरी ओर अपनी कमजोरियां और अपने भीतरी जो मतलब जो असंतोष की जो भाव थे। नीता यादव जैसे मतलब 21,000 वोट लेके गई। अब आपने जो जीते हैं श्रवण कुमार, वो 3,000 समथिंग वोटों से जीते हैं। अब आप ये, अब दूसरी कि चयन के आपने जो प्रत्याशी जो चयन किया नसीराबाद में, तो निश्चित रूप से उस प्रत्याशी की भूमिका और उसका जनता से सीधा जुड़ाव कितना रहा, कैसे दूरी रही, उसका पहले का व्यवहार कैसा। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है और कई बार ये हमने देखा है कि प्रत्याशी चयन को लेकर कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं और ये बात एक बयान से जाहिर भी हुआ है। उस बयान की हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर से हम चलते हैं एसएन सिंह जी के पास। सिंह साहब, अगर आप हमारी आवाज अब आप साफ तौर पर सुन पा रहे हो तो आपसे भी वही सवाल है कि जो सीटें पार्टी ने गंवाई हैं, उन सीटों पर कुछ महीने पहले तक दबदबा था, वहां पर क्या हुआ? क्या जन भावनाओं की कद्र नहीं हुई? क्या पार्टी अति आत्मविश्वास का शिकार हो गई? आखिर वजह क्या रही पार्टी के बैकफुट पर जाने के पीछे? पार्टी यदि समीक्षा कर रही है तो पोलिंग वाइज बूथ की जो है चिंता करने से मैनिफेस्टो को चिंता करें कि इन्होंने जनता से जो वादा किया था, एक लंबा चौड़ा जो मैनिफेस्टो जारी किया था, 9 महीने में उनमें से कितने प्रतिशत को लागू कर पाए? क्या राज्य में महंगाई रुकी? क्या राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो कारोबार हो रहा था वो लागू हुआ? क्या शिक्षा विभाग ने अपना जो है ट्रांसफर नीति जारी किया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राज्य में कानून का शासन भी नहीं हुआ। या क्या राज्य सरकार का जो मंत्रिमंडल पूरा बना कि पार्टी अध्यक्ष और पार्टी नेता ने मंत्रिमंडल का निर्माण किया, अपने एमएलए को सम्मानजनक स्थिति में रखा, नहीं रखा? क्या केवल नौकरशाही के भरोसे ही शासन संचालित किया जा सकता है? इस तरह की गलतियां अशोक गहलोत भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे। इन सभी चीजों की समीक्षा किया जाए और नेतृत्व को खुद आत्ममंथन करना चाहिए कि हमसे कहां भूल हुई है। भूल नेतृत्व से हुई है और छोटे मोटे कार्यकर्ताओं पर ब्लेम गेम हो, इसने काम किया, इसने काम किया, नहीं है। यदि पार्टी नेतृत्व चाहती है जो पार्टी पुनः सत्ता में आवे, किसी भी राजनीतिक दल की सौभाग्य होता है कि दोबारा जनता उन्हें मतदान करे, पुनः उनकी सरकार बने, जैसे बीजेपी की सरकार अन्य राज्यों में। क्या वजह है कि यहाँ चूक हो गई? बिल्कुल, ज्योति जी इस पर कुछ कहना चाहिए। सत्ता गवाते रहे हैं, मैनिफेस्टो लागू करें, ये है उसकी समीक्षा करें। एसएन सिंह जी,
एसएन सिंह जी निश्चित तौर पर जो कह रहे हैं उसका जो फर्स्ट पार्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में विचार करे, पहले उसका उत्तर दूंगी मैं। मैनिफेस्टो को मंत्रिमंडलीय कैबिनेट कमेटी की दृष्टि से एक लीगल डॉक्यूमेंट की शक्ल हम दे चुके हैं और लगातार हम उसे परिपूरित करें, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी से, भूमि सुधार से रिलेटेड हो, जो बातें, या राष्ट्रीय पशु से प्रादेशिक पशु से रिलेटेड हो, या अन्य। सुनिए मेरी बात, मुझे लगता है मैनिफेस्टो में बहुत गहराई से जाने का वक्त अभी नहीं है। नहीं, इन्होंने जो पॉइंट्स कहे और लेकिन दूसरा जो इन्होंने पॉइंट कहा उस पर मेरा सख्त ऑब्जेक्शन है। इन्होंने ये लगातार ये बात कही कि नेतृत्व ने इस विषय पर किस प्रकार से चलना, और देखिए पार्टी जिस तरीके से जिस मैंडेट के साथ में पूरे नेतृत्व की पॉपुलैरिटी को और उससे होने वाले पूरे सुधारों को लेकर प्रदेश में चली है, उससे प्रदेश की आर्थिक वृद्धि में भी आप बढ़ोतरी देख सक रहे हैं और पूरे के पूरे सामाजिक ढांचे में भी सुधार देख रहे हैं। लगातार ये प्रश्न उठाना ये प्रायोजित प्रश्न है। आप खुद कह रही हैं कि पार्टी चुनाव लड़ती है, आप ये मानती हैं? जी। आप मानती हैं कि सरकार के कामकाज का असर चुनाव के परिणाम पे बहुत पड़ता है? देखिए, सरकार के कामकाज की जब आप बात करते हैं, एक सरकार या एक पार्टी जो पिछले 10 महीने में 3 बार, सुनिए, अगर ज्योति जी आप वो नहीं मानेंगी तो फिर शायद ये भी कहा जाएगा कि पिछले चुनाव में आपको जो जीत मिली वो कांग्रेस के खिलाफ सिर्फ मिल गई। ना, ये कंप्लीट सेंटेंस कहने दीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सरकार बेसिकली एक चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव, लगातार आचार संहिताओं के बोझ से दबी हुई सरकार 10 महीने में परफॉर्मेंस की दृष्टिपात करने के लिए मैं कहती हूं कि वो योग्यता नहीं बांधती, क्योंकि अगर सीधा 1 कंटिन्यूअस ईयर आपको परफॉर्मेंस का मिले और तब आप प्रश्न चिन्ह उठाएं तो ये वाजिब है। चलिए, यानी आप ये कहना चाहती हैं कि हमें बहुत काम करने का मौका ही नहीं मिला। तो ये तो एक और बड़ा सवाल है ना कि आपको मौका नहीं मिला, जनता ने आपका काम देखा ही नहीं, फिर क्या वजह है कि जनता ने 9 महीने में बदल दिया? देखिए, जनता आचार संहिता और उससे होने वाली बारीकियों को नहीं समझती। पहली बात है, मीडिया तो समझता है। निश्चित तौर पे आपने इस विषय को इस तरह लेना चाहिए कि एक सरकार के पास इफेक्टिव वर्किंग डेज जो थे उसमें अचीवमेंट्स उससे ज्यादा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि पिछले जो चुनावों में आपको जीत मिली है वो सिर्फ कांग्रेस विरोध के नाम पर मिली, न कि आपकी पार्टी से उम्मीद के नाम पर? अगर ऐसा होता तो इस प्रकार का मैंडेट मिलने का प्रश्न ही नहीं था। पुराने मैंडेट पर लगातार समीक्षा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पे वेव है। चलिए, यानी आपको लगता है कि कोई चिंता जैसी बात नहीं है आपकी पार्टी के लिए? लगता है, देखिए, आत्मचिंतन करना हर राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य भी, अधिकार भी, लेकिन चिंता की बात नहीं, चिंतन की बात सतत है। आज क्यों, कल क्यों? फिलहाल ज्योति जी अब वक्त की कमी है, महेश जी हमारे पास अब वक्त बिल्कुल नहीं है। कुल मिलाकर यह है कि पार्टी मानती है कि चिंता या चिंतन जैसी चीजें होनी चाहिए, यह निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन यह भी सच है कि जनता ने अगर उन सीटों पर अपना जनादेश दिया है तो वो पार्टी के लिए एक संदेश भी है, एक चेतावनी भी है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का, एसएन सिंह जी, महेश जी और ज्योति जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी मरुधरा। नमस्कार।